हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक चलते हैं क्या हार्डी-सोल्जे का नियम। क्या है हार्डी-सोल्जे का नियम, जरा समझना होगा। ठीक है, अगर हार्डी-सोल्जे का नियम कहते हैं तो सिर्फ एक लाइन की परिभाषा है। ये कहता है किसी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। किसी आयन की स्कंदन क्षमता किसकी, कोएगुलेशन ना पावर कह सकते हैं, उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जिसकी या जिस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी क्या होगा, उतनी ही अधिक होगी। बस यही है हार्डी-सोल्जे का नियम। दोस्तों ये परिभाषा है, अक्सर लोग रट लेते हैं। हमने केवल अभी परिभाषा को बताया है, लेकिन हम क्या है इसको डिटेल लेके चलेंगे। आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि वास्तव में हार्डी-सोल्जे नियम है क्या, उत्पत्ति कैसा हुआ। तो यहां बात आई क्या, किसी आयन की स्कंदन क्षमता क्या उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जिस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी होगी। अब यहां समझना होगा क्या है स्कंदन और क्या है स्कंदन क्षमता, क्या है कोएगुलेशन। तो जरा हम समझते हैं, स्कंदन समझेंगे तभी हमें पूरी परिभाषा समझ में आएगी कि ये वर्ड आया कहां से या हार्डी-सोल्जे ने क्यों यह नियम दिया। तो जरा चलते हैं इसका डिटेल। देखिए दोस्तों, यहां पे हम समझना चाहेंगे क्या होता है स्कंदन। स्कंदन समझ में आएगा तभी क्या होगा, बाकी उसकी हार्डी-सोल्जे नियम को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जरा समझते हैं। देखिए, अगर कोलाइड विलयन की बात करें ना, अगर एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या करें, कोलाइड विलयन ले लें, तो इस कोलाइड विलयन में जो कण होंगे, कोलाइड के जो कण होंगे, उस पर क्या होगा, कुछ न कुछ आवेश होगा। या तो इस पर धनावेश होगा या फिर क्या हो सकता है, ऋण आवेश होता है। दोनों में से कोई एक ही प्रकार के जनरली आवेश होंगे, क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे को निरावेशित कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसी आवेश की सहायता से कोलाइड कण क्या होते हैं, हमेशा तैरते हैं। तालाब का जो गंदा पानी है, ध्यान रखिएगा, तालाब का कह सकते हैं क्या, जो गंदा जल है वो वास्तव में क्या, गंदा का मतलब जो लाल वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, गंदा मतलब जैसे बहुत सारे फंगस वगैरह उस टाइप के होते हैं, बहुत सारे शैवाल एल्गी वाले होते हैं, मतलब तालाब का जो हरा पानी देखते हैं आप, वो एक तरह से क्या है, कोलाइड विलयन होता है। अब वास्तव में देखा जाए ना, तो इस तालाब के गंदा पानी में हमको मालूम है कि अगर हम क्या करें, फिटकरी मिला दें, तो फिटकरी मिलाने के बाद क्या होती है, सारी गंदगी इसके नीचे बैठ जाती है और ये ऊपर कैसा मिलता है, मिलको हमको साफ पानी मिलता है। यही क्रिया तो क्या है, स्कंदन है या कोएगुलेशन है। ये हुआ कैसे, इसको जरा हमको समझना होगा कि आखिर ये स्कंदन की प्रक्रिया होती कैसे, जरा समझिए। देखिए, फिटकरी सबको मालूम है किसका है, पोटाशियम सूत्र है ना। सूत्र क्या होगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइज, यही है ना। डॉट कैसा, तो 24H2, ये पोटाशियम का सूत्र है। दोस्तों, जब पोटाशियम पानी में घुलता है ना, तो ये टूट जाता है ऐसा, 2K प्लस आयन, SO4 2 माइनस आयन, 2Al3 प्लस माइनस 3 प्लस आयन, और SO4 3 है तो 2 माइनस आयन। इन आयनों में क्या होता है, बढ़ जाता है। और हमको मालूम है कि जो कोलाइड होता है उसमें कोलाइड के कण पर क्या होता है, कुछ न कुछ आवेश होता है। अगर मान लीजिए कोलाइड के कण में क्या है, ऋण आवेश है, तो क्या करेगा, आप देख सकते हैं ये ऋण आवेश को या तो पोटेशियम या फिर एल्युमिनियम जो धन आवेशित है क्या कर देगा, निरावेशित कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, आवेश को नष्ट कर देगा। और अगर धन आवेशित है कोलाइड के कण,
तो क्या करेगा, उसको सल्फेट निरावेशित या आवेशित कर देता है। तो जैसी कोलाइड के कण क्या होते हैं, निरावेशित या अनावेशित, जिसको हम डिस्चार्ज कहेंगे, हो जाता है, उस कंडीशन में कोलाइड के कण क्या होंगे, तली में पूरी तरह से बैठ जाते हैं। हमने पहले ही बात कर चुका है यहाँ पे क्या, कि जब तक कोलाइड के कण पर आवेश होता है तब तक कोलाइड कण क्या होते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उसका आवेश क्या होता है, नष्ट होता है ना, वो तली में क्या होता है, बैठ जाता है। यही तली में बैठने की क्रिया कहते हैं क्या, स्कंदन कहते हैं। वास्तव में क्या है, यही स्कंदन है। क्लियर। तो स्कंदन की परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की उचित मात्रा मिलाई जाती है तो कोलाइड के कण क्या होते हैं, निरावेशित होकर तली में बैठ जाते हैं या एकत्र हो जाते हैं। यही क्रिया कहलाता है क्या, स्कंदन। यह ध्यान रखिएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण कहेंगे। इसी को स्कंदन कहेंगे या इसी को क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है। अब जरा समझिए, फिर इस स्कंदन से हार्डी सुलझेगा क्या लेना है, इसको हम चलते हैं दोस्तों डिटेल की ओर। स्कंदन से क्या लेना देना है जरा समझिए। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब लेके चल रहे हैं। ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है, ये टेस्ट ट्यूब सी है। मान लीजिए इसमें 10 मिलीलीटर कोई द्रव विरोधी कोलाइड है, तीनों में द्रव विरोधी कोलाइड है। कितनी मात्रा है, 10 मिलीलीटर ही है, 5 मिनट कुछ भी ले सकते हैं, ले लिया हमने, 10 ml ले लिया। अब मान लीजिए क्या है, यहां पे कोई X है विद्युत अपघट्य, यहां Y विद्युत अपघट्य और यहां Z विद्युत अपघट्य। हो सकता है यहां पे X की 1 ग्राम मात्रा ही स्कंदन कर देता हो सकता है यहां Y का 2 ग्राम मात्रा आवश्यकता पड़ रहा होगा, हो सकता है Z का 4 ग्राम मात्रा की आवश्यकता पड़ रही होगी। तो कुल मिलाकर अलग अलग विद्युत अपघट्यों की स्कंदन क्षमता क्या है, अलग अलग है। यानी किसी विद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा ही क्या होता है, यहां पे स्कंदन क्रिया कर देता है, और किसी विद्युत अपघट्य की कह सकते हैं अधिक मात्रा यहां क्या करता है, स्कंदन क्रिया को करता है। समझ पा रहे हैं। यानी विद्युत अपघट्य देखा जाए तो यहां 1 ग्राम, यहां 2 ग्राम और यहां 4 ग्राम क्या हो सकता है, जबकि पदार्थ तीनों में बराबर है, तीनों में द्रव विरोधी कोलाइड बिल्कुल इक्वल है, 10 ml 10 ml 10 ml है। लेकिन आखिर X की मात्रा कम लगा और Z की मात्रा सर्वाधिक लगा। तो किसी की स्कंदन क्षमता अधिक होती है, किसी की स्कंदन क्षमता कम होती है। तो किस विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता अधिक होगी और किस विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता कम होगी, इसी का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए 2 वैज्ञानिक कौन थे, हार्डी और दूसरा कैसा, सुलजे। इन्होंने क्या किया, स्कंदन क्षमता की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसको कहते हैं क्या हम, हार्डी सुलजे का नियम। और ये नियम कहता क्या है कि किसी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। यानी जिस आयन की कह सकते हैं संयोजकता जितनी अधिक होगी, उसकी स्कंदन क्षमता भी क्या होगी, उतनी अधिक होगी। जरा समझिए कैसे, हम इसको जरा समझते हैं। यहां पे मान लीजिए सोडियम ले रहे हैं, तो हमको मालूम है कि सोडियम में क्या होता है, केवल प्लस 1 आवेश है। मैग्नीशियम लेंगे तो क्या होगा, इस पे +2 आवेश है। और अगर इसके जगह एल्युमिनियम ले रहे हैं तो एल्युमिनियम पे क्या है, +3 आवेश है। अब जरा बात को समझिए, ये क्या करेगा, कोलाइड के केवल 1 माइनस कण को निरावेशित करेगा, ये कोलाइड के 2 माइनस कण को निरावेशित करेगा, और ये कोलाइड के कह सकते हैं क्या, एक साथ 3 कणों को निरावेशित करेगा। अब अनुभव कर लीजिए, यानी इसकी संयोजकता कम है तो कम कणों को निरावेशित कर रहा है, इसकी संयोजकता अधिक है तो इसके कह सकते हैं अधिक कणों को निरावेशित कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तीनों की अगर स्कंदन क्षमता की हम तुलना करें तो स्कंदन क्षमता किसकी अधिक होगी, सीधी सी बात है, यहाँ पे एल्युमिनियम का सबसे अधिक होगा, मैग्नीशियम का मध्यवर्ती बीच का होगा और सोडियम का सबसे कम होगा। बस यही तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हार्डी सुलजे ने क्या किया, नियम दिया, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, तो हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। ठीक है। तो क्या है दोस्तों हार्डी सुलजे का नियम, यही कहता है। तो आप देखिए
इसकी संयोजकता अधिक है इसीलिए इसकी स्कंदन क्षमता क्या है, अधिक है। इसकी संयोजकता कम है इसीलिए इसकी स्कंदन क्षमता क्या है, कम है। बस यही कहता है कौन सा नियम, हार्डी-सोल्जे का नियम, कि किसी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जिस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी क्या होगी, उतनी अधिक होगी। तो हम कह सकते उदाहरण के रूप में कि Al3+, Mg2+ और Na+ की स्कंदन क्षमता का क्रम क्या होगा, निम्न होगा। किसके अनुसार, हार्डी-सोल्जे के नियम के अनुसार। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हार्डी-सोल्जे नियम भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला एक पॉइंट समझना चाह रहे हैं हम, टिंडल प्रभाव। ये भी क्या है, कोलाइड विलयनों का ही गुण है। अभी क्या है टिंडल प्रभाव, इसको जरा हम समझते हैं। देखिए हम बात करें, देखा गया क्या, इसका जो अध्ययन किया था ना वैज्ञानिक, क्या फैराडे ने किया था। उन्होंने क्या देखा कि अगर एक पात्र में हम क्या करें, कोलाइड का कण ले लें, कोलाइडी विलयन ले लें, इस प्रकार क्या भरा हुआ है, कोलाइडी विलयन। और हमको मालूम है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कण क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। दोस्तों आप लोग अनुभव किए होंगे कि अगर किसी घर में, अगर कह सकते हैं खपड़े वाला घर है, उसमें अगर सुराख है और अगर कोई सूरज की पतली रोशनी अंदर आती होगी तो नीचे क्या होगा, जमीन पे हमको छोटा गोला बनता हुआ दिखाई देगा। अगर वहां वातावरण बिल्कुल साफ है ना तो हमको क्या है, रोशनी का मार्ग दिखाई नहीं देगा। लेकिन उस कमरे में अगर थोड़ा सा अगरबत्ती का हम धुआं कर दे तो क्या होगा, अनुभव किए होंगे, अगर अगरबत्ती का धुआं कर दे तो पूरा क्या होगा, हमको उसका मार्ग दिखाई देगा कि वो प्रकाश कहां से इस प्रकार नीचे आ रहा है, इस प्रकार हमको मार्ग दिखाई देगा, ऐसा आता हुआ। इसमें धुआं कण तैरते रहेंगे। वास्तव में जो धुआं का कण होता है ना, वो भी क्या होता है, कोलाइड कणों को ही, कोलाइड के समान ही, कणों के समान ही व्यवहार करता है। तो कोलाइड के कण आखिर वास्तव में हमको मार्ग कैसे दिखाई देगा, समझिए। तो होता क्या है ना कि जो कोलाइड के कण होते हैं ना, वो प्रकाश को क्या करता है, प्रकीर्णित करता है, फैला देता है। और जब प्रकीर्णित करेगा और वह प्रकीर्णित प्रकाश कहां, हमारे आंखों तक पहुंचेगा तो हमको दिखाई देगा। हमको सबको पता है कि जब भी किसी वस्तु से कोई प्रकाश टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है तो उस वस्तु को हमें देखने का मौका मिलता है, या वस्तु हमको दिखाई देता है। जब बिल्कुल कह सकते हैं स्वच्छ वातावरण था तो मार्ग नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधे आ गया, मार्ग में प्रकाश को प्रकीर्णित करने वाला कोई भी नहीं था, यानी बीच में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं था जो क्या करे, प्रकाश को परावर्तित करके हमारे आंखों तक भेजे। जैसे कांच भी क्या होता है, कांच हमारा पारदर्शी क्यों है, कांच इसलिए पारदर्शी दिखता है क्योंकि प्रकाश क्या होता है, सरलता से आर पार हो जाता है, टकरा कर हमारे आंखों तक रोशनी नहीं पहुंचता है। हाँ, उसी कांच में पीछे पॉलिश कर देते हैं तो दर्पण बन जाता है, फिर तो क्या होता है, प्रकाश टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है तो हमें दिखाई देता है ना। तो ध्यान रखिएगा, धुआं भी क्या है, कोलाइड कण है। धुएं में क्या करेंगे, जब प्रकाश को डालेंगे ना तो धुआं कण क्या करेगा, प्रकाश को प्रकीर्णित कर देगा, फैलाएगा, और वही आंख तक हमारे पहुंचेगा तो क्या होगा, हमको वायु का मार्ग दिखाई देगा। बस वही कंडीशन हम यहां चलते हैं किसमें, इसमें देखते हैं। फैराडे ने क्या पाया ना कि अगर किसी कोलाइडी विलयन में क्या करें, हम प्रकाश को प्रवाहित कर दें, इस प्रकार ये प्रकाश पुंज प्रवाहित कर रहे हैं, तो देखा गया है कि कोलाइड के कण क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं, और फैलाने से पाया गया है कुछ इस प्रकार, लेंस के समान भी काम करता है। ये प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, शंक्वाकार, शंकु कोन के समान क्या होगा, इसका हमको मार्ग दिखाई देगा, ये प्रकाश का मार्ग है। और हमको मालूम है कि आप धुआं वाला में देखेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सफेद चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये कह सकते हैं कैसा, दीप्त शंकु कहलेंगे, दीप्त कहले या प्रदीप्त शंकु दिखाई देगा। मतलब यहां पर क्या होगी, प्रकाश की स्पष्ट मार्ग दिखाई देगी, इधर ही दिखाई देगी। इस प्रकार यहां जो कोन बन रहा है, दीप्त शंकु बन रहा है, इसी इफेक्ट को कहते हैं हम क्या, टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है तो कोलाइड के कण क्या करते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे कोलाइडी विलयन में क्या होता है, एक दीप्त शंकु बन जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। दोस्तों इसका अध्ययन कौन किया था, वैज्ञानिक फैराडे ने किया था ना, इसीलिए टिंडल प्रभाव का एक और नाम पड़ता है। इसके नाम पे कह सकते हैं कैसा, तो ऐसा भी आ सकता है, फैराडे का टिंडल प्रभाव। तो जनरली टिंडल प्रभाव के नाम से भी फेमस है,
यह फैराडे का टिंडल प्रभाव क्या है, इस नाम से भी फेमस होगा। तो एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज को प्रवाहित करते हैं, कोलाइड के कण क्या होते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे कोलाइडी विलयन में क्या होता है, एक प्रदीप्त शंकु बन जाता है। इसे ही हम टिंडल प्रभाव या फैराडे का टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण और टॉपिक देखेंगे कोलाइड विलयन का ही है, विद्युत परासरण, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है जरा समझते हैं। ये कोलाइड विलयन का विशेष गुण है, इसको अच्छे से समझने का हम प्रयास करेंगे। क्या है जरा समझिए। तो परासरण तो सबको पता होगा ना, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होता है, विलायक कणुओं का पारगमन। शर्त क्या है, बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। मैं परासरण को दिखा रहा हूं एक बार। मान लीजिए इस प्रकार पात्र है और इस प्रकार बीच में क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा हुआ है। ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा है। अब एक तरफ हमने क्या भर दिया, यहां पे जल भर दिया है और दूसरे तरफ मान लीजिए यहां पे नमक का विलयन भर दिए हैं, नमक का घोल। क्या होगा, कुछ ही देर में इसका तल क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, इसका तल क्या होगा, ऊपर बढ़ जाएगा। देखिए नमक का अंश कहीं भी नहीं जाएगा, नमक यही रहेगा। ये शुद्ध जल है तो शुद्ध रहेगा। इस पर इसका तल गिर गया, इसका तल चढ़ गया। यहां पे क्या होता है, विलायक अणु सरकते हैं। केवल और केवल किसका गमन होता है, विलायक के अणुओं का गमन होता है। यही तो परासरण है। ध्यान रखिएगा, जल क्या है, कम सांद्रता वाला विलयन कहलाएगा, जबकि यह नमक क्या होगा, अधिक सांद्रता वाला विलयन कहलाएगा। तो जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होते हैं, विलायक के अणु स्वतः, विलायक क्या जल दोनों में होंगे ना, तो विलायक अणु क्या होंगे, स्वतः गमन करते हैं। इस प्रकार गमन करेंगे, यही क्रिया कहलाता है परासरण। लेकिन यह एक शब्द आ गया विद्युत परासरण। ये क्या है, इसको समझना होगा। विद्युत परासरण है क्या, तो ये कोलाइडी विलयनों का क्या है, गुण है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए है क्या, अगर इस प्रकार हम एक यू आकार की नली लें और इस यू आकार की नली में क्या कर रहे हैं, हम दो इलेक्ट्रोड लगा दे रहे हैं। इस प्रैक्टिकल से समझेंगे क्या है विद्युत परासरण। जब विद्युत शब्द आई तो यानी विद्युत का यूज होगा यहां पे, ठीक है दोस्तों जरा समझिए। इसमें क्या कर दिया गया है, कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। किसका होगा समझते हैं। इस प्रकार ये कोलाइडी विलयन वास्तव में क्या है, आर्सेनियस सल्फाइड का है, AS2S3 का है। ये छोटा एस है ना, आर्सेनियस सल्फाइड का है, AS2S3 का। और ध्यान रखिएगा इसके कोलाइड पे क्या होते हैं, ऋण आवेश होता है। इस प्रकार ऋण आवेश होगा। बीच में हम कह सकते हैं यहां पे एक डायफ्राम लगा रहे हैं, इसी का डायफ्राम है, AS2S3 का डायफ्राम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो डायफ्राम है ना कैसा काम करेगा यहां पे, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करेगा। क्या डायफ्राम कैसा काम कर रहा है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम कर रहा है। इस प्रकार इसमें कोलाइड, इसमें हमने क्या कहा, ऋण आवेश भरा रहेगा। हम यहां पे समझने के लिए इस प्रकार एक इसका दूसरा स्वरूप देख लेते हैं। सेम बना रहा हूं चित्र ना, समझिए, थोड़ा सा समझेंगे क्या होगा कंडीशन। अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे बैटरी के साथ इसमें से करंट भेज रहे हैं। इस प्रकार इधर मान लीजिए प्लस आवेश भेज रहे हैं, इधर कैसा माइनस। तो इस इलेक्ट्रोड पर क्या है, माइनस आवेश है, इस इलेक्ट्रोड पर कैसा है, प्लस आवेश है। हमने क्या कहा, आर्सेनियस सल्फाइड जो है, अभी देखिए ध्यान रखिएगा दोनों में द्रव का तल सेम है ना, ऊपर नीचे ना रखेंगे इसको, दोनों का द्रव भी सेम है। ये प्रारंभिक अवस्था है। सीधी सी बात है, कोलाइड के कण क्या है, ऋणावेश है, तो क्या होगा, ये कोलाइड कण धनावेश की ओर गति करेंगे, धन इलेक्ट्रोड की ओर ये ऐसा गति करते हैं। आयन क्या गति करेगा। अगली देर में क्या हो जाएगा, यहां पे स्थिति कैसा हो जाएगा कि इसके कण क्या होंगे, निरावेशित होकर सभी क्या होंगे, इस प्रकार ये बैठ जाएगा। देखिए पहले विलयन एक ही था, ठीक है ना, बैठ जाएगा। ये बिल्कुल कैसा होगा, साफ जल मिलेगा हमको यहां पे। इधर के कण क्या है, चूंकि
प्रयास कर रहे हैं जाने को, लेकिन डायफ्राम क्या कर देगा, इनको रोक देगा, क्योंकि विलय के कण नहीं जा सकते, आर्सेनियस से सल्फाइड के कण नहीं जाएंगे। तो क्या होगा ना, ध्यान रखिएगा, इधर क्या है, विलय नहीं रह रहा है, और इधर क्या है, एक तरह से केवल जल बच जाएगा, क्योंकि सभी कण क्या होंगे, नीचे गंदगी जैसा बैठ जाएगा। समझ पा रहे हैं? कोलाइड के कण क्या है, इस दिशा में गति कर रहे हैं, लेकिन डायफ्राम क्या कर रहा है, इन कणों को रोक दे रहा है। यहां वाले कण क्या है, इस इलेक्ट्रोड पर जाकर के क्या हो गया, निरावेशित होकर डिस्चार्ज होकर कहां बैठ गए, तली में बैठ गए। एक तरह से अब क्या होगा, शुद्ध जल बचा, यानी कह सकते हैं कि इधर कम सांद्रता वाला विलयन बचा, इधर अधिक सांद्रता वाला विलयन बचा। और हमको मालूम है कि ये कैसा काम कर रहा है, डायफ्राम की तरह काम कर रहा है, अर्ध पारगम्य में झिल्ली की तरह काम कर रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा होगा कि अब ये दो अलग अलग सांद्रता वाला विलयन बन गया। पहले सांद्रता एक जैसा था जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किए थे, अब ये दो अलग अलग सांद्रता वाला विलयन बन गया। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इस कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक कणु स्वतः क्या होगा, गमन, जल कणु क्या होगा, गमन करने लगेंगे। इसीलिए इसका तल क्या होगा, ऊपर बढ़ जाएगा, इसका तल क्या होगा, नीचे चला जाएगा। यानी यहां भी कौन सी क्रिया हुआ, वही परासरण की क्रिया हुआ, ऑस्मोसिस हुआ, पर किसकी सहायता से हुआ, इलेक्ट्रिक की सहायता से हुआ। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे विद्युत परासरण कहते हैं। यही है दोस्तों कैसा विद्युत परासरण। इसकी परिभाषा में ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी कोलाइड विलयन में क्या करेंगे, हम किसी डायफ्राम के द्वारा कोलाइड कणों का संचलन अगर हम रोक दें, कोलाइड कणों का गमन क्या करते हैं, हम रोक दें, और उसमें क्या करें, हम दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो कोलाइड के कण जिस दिशा में गति करते हैं, देखिए कोलाइड जिस दिशा में गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में माध्यम के कण क्या होते हैं, गति करते हैं। देखिए कोलाइड कण इधर गति कर रहे थे, लेकिन जल के कण किधर गति कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, इसलिए तो इसका तल ऊपर हो गया, इसका तल नीचे हो गया। यही क्रिया कहलाता है विद्युत परासरण। तो परिभाषा क्या होगा, फिर सुन लीजिए कि जब किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइड कणों का संचलन रोककर, किसके द्वारा, डायफ्राम के द्वारा ना, कोलाइड कणों का संचलन रोककर अगर क्या करें, हम इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो कोलाइड के कण जिस दिशा में गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में माध्यम के कण गति करने लगते हैं। उनकी इस गति को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत परासरण कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या है या विद्युत परासरण क्या होगा पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा कि ये कैसा है, कम सांद्रता वाला विलयन बन गया, इधर कैसा अधिक वाला बना। पहले सामान्य था, लेकिन जैसे ही इसके कण क्या होंगे, निरावेशित होकर डिस्चार्ज होकर नीचे बैठ गए, तो क्या होगा, केवल जल बना, मतलब सांद्रता कम हो गया, इधर सांद्रता अधिक हो गया। जैसी सांद्रता में अंतर आता है तुरंत क्या होता है, ऑस्मोसिस या परासरण क्रिया शुरू हो जाती है। ये दोस्तों कैसा, विद्युत परासरण। उम्मीद है दोस्तों ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों टॉपिक की ओर चलेंगे, वह है क्या, स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये, और अक्सर कह सकते हैं परीक्षा में प्रश्न आता है, क्या होता है स्वर्ण संख्या या क्या होता है गोल्ड नंबर। इसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम देखते हैं, इसके बाद परिभाषा को हम समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषा अगर देखा जाए तो कहा जाता है कैसा कि मानक स्वर्ण विलयन के 10 मिलीलीटर में, हम ऐसा कह सकते हैं, एक एक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, पहले परिभाषा देख लें। जिसको कहा जाता है मानक स्वर्ण विलयन के 10 मिलीलीटर में उपस्थित रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जिसमें 10% NaCl विलयन की 1 मिलीलीटर मात्रा मिलाने पर स्कंदन या अवक्षेपण को रोक देता है। स्कंदन या अवक्षेपण को रोक देता है, क्या कहलाएगा, उस रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या, या कहेंगे क्या, गोल्ड नंबर कहलाता है। यानी हम मानक स्वर्ण विलयन की क्या करेंगे, 10 मीटर मात्रा लेंगे,
और उसमें रक्षी कोलाइड की कह सकते हैं मिलीग्राम में कम से कम मात्रा मिलाएंगे। और उसमें अगर 10% NaCl विलयन की अगर 1 मीटर मात्रा मिला दें तो अगर वह इस स्कंदन के अवक्षेपण क्या कर देगा, रोक देगा। तो जो मिलीग्राम में मात्रा रहेगी वही क्या कहलाएगी, उसकी स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर कहलाएगी। अगर मान लीजिए 2 मिलीग्राम का यूज होता है तो हम कहेंगे कोई A पदार्थ है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो स्वर्ण संख्या है, गोल्ड नंबर है, वो कितना है, 2 मिलीग्राम नहीं लिखेंगे क्योंकि नंबर की बात हो रही है। दोस्तों ये तो परिभाषा हुई, हम कहेंगे इसको रटंत विद्या है, लेकिन हम इसको डिटेल समझेंगे। एक शब्द आए यहां पे रक्षी कोलाइड क्या है, ये एक नया शब्द दिख रहा होगा, इसको हमको समझना होगा क्योंकि ये रक्षी कोलाइड क्या है। और दूसरी एक चीज समझना होगा, क्या होता है स्कंदन या क्या होता है अवक्षेपण। ये 2 बातों को क्या करना होगा, हमको समझना होगा। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है रक्षी कोलाइड। तो रक्षी कोलाइड अगर समझ जाएंगे तो ऑलरेडी क्या है परिभाषा हमको समझ में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं परिभाषा तो यही है, उदाहरण दे देंगे, बट इस परिभाषा को हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है स्वर्ण संख्या या क्या है गोल्ड नंबर। तो चलिए समझते हैं क्या है रक्षी कोलाइड। देखिए नाम से स्पष्ट है, क्या रक्षी मतलब रक्षण। ध्यान रखिएगा, वास्तव में रक्षी कोलाइड जो होता है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, तो द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। अब यहां रक्षी कोलाइड क्यों कहते हैं तो जरा समझना होगा। देखिए जनरली जो कोलाइड होता है ना, इस कोलाइड में क्या है, जो कोलाइड के कण होते हैं, इस प्रकार जो कोलाइड के क्या होंगे, कण होंगे। इन कोलाइड कणों पर क्या होगा, कुछ न कुछ आवेश पाया जाएगा। या तो वह क्या होगा, धनावेश होता है या फिर कैसा, ऋणावेश। और ध्यान रखिएगा, इसी आवेश के कारण कोलाइड के कण हमेशा क्या होता है, तैरते रहते हैं। और इसी आवेश के कारण कह सकते हैं कोलाइड कैसा होता है, स्थायी होता है। अगर इसमें क्या करें हम, किसी भी कोलाइड विलयन में अगर कोई विद्युत अपघट्य की उचित मात्रा मिलाए, विद्युत अपघट्य मतलब जैसे NaCl भी हो सकता है। NaCl को तोड़ेंगे तो क्या होगा, हमें 2 प्रकार का आयन मिलेगा, Na+ आयन और Cl- आयन। तो अगर मान लीजिए इसमें ऋण आवेश अगर उपस्थित है और इसमें अगर Na+ जाएगा तो क्या करेगा, यह Na+ इस ऋण आवेश को क्या कर देगा, निरावेशित कर देगा। और जब कोलाइड के कण क्या होते हैं, निरावेशित या डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो कोलाइड के कण क्या होता है, जमीन में जाकर के बैठ जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं हम क्या, स्कंदन, या इसी को हम कहते हैं क्या, अवक्षेपण। कहने का मतलब है कि किसी भी कोलाइडी विलयन में अगर हम किसी विद्युत अपघट्य की उचित मात्रा मिलाते हैं तो कोलाइड के कण निरावेशित होकर के या डिस्चार्ज होकर क्या होता है, तली में एकत्र हो जाएगा। यानी अगली स्थिति ऐसा हो जाएगा, ये सारे कोलाइड के कण क्या होंगे, नीचे जमीन में बैठ जाएंगे। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर किसी तालाब का गंदा पानी है और उसमें अगर हम क्या करें, फिटकरी मिला दे, तो अनुभव करिएगा कि पानी पूरा ऊपर साफ हो जाएगा और क्या होगा, गंदगी सारा नीचे बैठ जाएगा। यही क्रिया क्या है, स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। यहां रक्षी कोलाइड क्या है, हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं। तो स्कंदन जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमको रक्षी कोलाइड भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए होता क्या है, हम ये देख चुके कि जब भी किसी कोलाइड में विद्युत अपघट्य की अगर हम कोई उचित मात्रा मिलाते हैं, निश्चित मात्रा मिलाते हैं, तो उसका क्या होगा, स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है। ठीक है, जनरली देखा गया है ना कि स्कंदन या अवक्षेपण जो होता है किसमें, कोलाइड अगर देखा है 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो कैसा होता है, द्रव स्नेही कोलाइड होता है, ऊपर जो बात कर चुके हैं। और दूसरा जो होता है कैसा होता है, द्रव विरोधी कोलाइड होता है। ध्यान रखिएगा, इस कोलाइड का जो होता है स्कंदन जल्दी नहीं होता है। स्कंदन क्या होता है, नहीं होता है। और द्रव विरोधी की बात करें तो बड़ी शीघ्रता से क्या होगा, स्कंदन होता है।
द्रव विरोधी कोलाइड का क्या होगा, स्कंदन बड़ी शीघ्रता से होगा। मतलब अगर द्रव स्नेही कोलाइड में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाएंगे तो क्या होगा, स्कंदन नहीं होगा, बड़ा मुश्किल से होता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड कैसा होगा, ऐसा कोलाइड जिसमें विद्युत अपघट्य की अगर थोड़ी सी भी मात्रा अगर मिला दीजिए तो बड़ी शीघ्रता से क्या होता है, स्कंदन या क्षेपण हो जाता है, कोऑगुलेशन कहेंगे इसको ना, स्कंदन मतलब कोऑगुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो वास्तव में देखा जाए ना तो हमको यही समझना है किसका स्कंदन हो रहा है, किसका स्कंदन नहीं हो रहा है, उसी से संबंधित है क्या, रक्षी कोलाइड। तो यहां द्रव स्नेही कोलाइड की विशेषता हो गया कि इसका अवक्षेपण या स्कंदन नहीं होता है, कोऑगुलेशन नहीं होता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड की क्या होती है, बड़ी शीघ्रता से क्या होता है, स्कंदन या कोएगुलेशन हो जाता है। अब हमको समझिए, यहां बात समझना होगा। मान लीजिए क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है हमने लिया, इसमें जरा समझते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए कोई द्रव विरोधी कोलाइड है। वास्तव में जो मानक स्वर्ण विलयन होता है ना, ये भी क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड ही है। ये कैसा है, द्रव विरोधी कोलाइड है। और हमको मालूम है कि इसमें अगर क्या करें, हम कोई भी विद्युत अपघट्य मिलाएं, किसी भी विद्युत अपघट्य का अगर हम प्रयोग करें तो बड़ी शीघ्रता से क्या होगा, स्कंदन होगा। अब क्या देखा गया है कि अगर इसी द्रव विरोधी कोलाइड में कुछ मात्रा में हम क्या कर दें, द्रव स्नेही कोलाइड मिला दें, तो ये द्रव स्नेही कोलाइड क्या करता है मालूम, द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से रोकता है, कोएगुलेट होने से क्या करेगा, रोकता है। यानी ना तो इसमें स्वयं स्कंदन होता है और ना ही द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होता है, होने देता है। एक तरह से क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड को सुरक्षा प्रदान करता है, रक्षा करता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर क्या होगी जानकारी, सीधी सी बात है कि जब द्रव विरोधी कोलाइड में अगर द्रव स्नेही कोलाइड की हम उचित मात्रा मिला दे और फिर इसमें विद्युत अपघट्य मिलाए तो क्या होगा, ये द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है वह द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से रोक देता है। यानी स्वयं भी स्कंदित नहीं होगा और द्रव विरोधी कोलाइड को भी क्या स्कंदित नहीं होने देता है। एक तरह से देखा जाए तो यहां द्रव स्नेही कोलाइड क्या करता है, द्रव विरोधी कोलाइड का सुरक्षा या रक्षा प्रदान करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको हम रक्षी कोलाइड के नाम से जानते हैं। यानी द्रव स्नेही कोलाइड वास्तव में क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड का रक्षा कर रहा है, इसीलिए हम रक्षी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ठीक है, तो रक्षी कोलाइड समझ में आ गया होगा कि द्रव स्नेही कोलाइड का नाम क्यों पड़ा है। अब जरा समझिए दोस्तों क्या है। अब रक्षी कोलाइड अगर देखा जाए तो समझिए, देखिए द्रव स्नेही कोलाइड कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो क्या होगा, स्टार्च भी होता है, अंडे की एल्ब्यूमिन भी होती है, ठीक है, गोंद भी होता है। ये सारे क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड वाले पदार्थ हैं। अब मान लीजिए द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, ए, बी और सी, ये तीन है। हो सकता है कि ए की 2 मिलीग्राम ही पर्याप्त हो, बी की हो सकती है कि 4 मिलीग्राम आवश्यकता हो और सी की हो सकती है कि नहीं कितना 1.5 मिलीग्राम ही पर्याप्त हो। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग द्रव स्नेही कोलाइड या रक्षी कोलाइड की क्षमता क्या है, अलग अलग है। यानी कुछ द्रव स्नेही कोलाइड की कम मात्रा भी वही काम करता है और कुछ में कह सकते हैं अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। एक तरह से देखा जाए तो विभिन्न रक्षी कोलाइडों की जो रक्षण शक्ति है, रक्षा करने की शक्ति हो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो किस कोलाइड की रक्षण करने की शक्ति कितनी है, इसी को बताने के लिए क्या है, एक वैज्ञानिक कौन थे, जिगमॉन्डी। और इन्होंने ही क्या किया, स्वर्ण संख्या का क्या किया, विकास किया। यानी विभिन्न रक्षी कोलाइडों की क्षमता को व्यक्त करने के लिए या तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक जिगमॉन्डी ने क्या किया, एक नए संख्या का विकास किया जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं। कुल मिलाकर स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर कह सकते हैं, ये बताता है कि किस रक्षी कोलाइड की रक्षण शक्ति कितनी है।
उसकी रक्षण शक्ति अधिक है कि उसकी रक्षण शक्ति क्या है, कम है। तो दोस्तों हमको स्कंदन भी समझ में आ गया होगा, रक्षी कोलाइड भी क्या होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी परिभाषा को हम पूरी तरह से समझते हैं। तो चलिए प्रयोग के द्वारा हम इसकी परिभाषा को पूरी तरह समझते हैं। ये मान लीजिए क्या है, टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब ए, बी, सी और डी, इन सभी में क्या है, 10 ml यूज किया गया है। कैसा, वही मानक स्वर्ण विलयन। ये स्वर्ण का क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड है, द्रव विरोधी कोलाइड है। चारों टेस्ट ट्यूब में क्या है, रखा गया है, क्या, वही मानक स्वर्ण विलयन। सब में मात्रा क्या है, 10 ml है। ठीक है दोस्तों, दूसरी पदार्थ हमको क्या आवश्यकता होगी इसमें, तो हमको क्या है यहां पे 10% NaCl विलयन का उपयोग होगा, करेंगे हम यहां पे। और इस विलयन की हम कितनी मात्रा यूज करेंगे, केवल 1 मिलीलीटर, मतलब 90 भाग पानी होगा और कह सकते हैं यहां पे 10 भाग क्या होगा, नमक होगा। इसका क्या करेंगे, हमको 1 ml यूज करना है। अब मान लीजिए कोई ए पदार्थ है जो क्या है, रक्षी कोलाइड है या द्रव स्नेही कोलाइड है। इसमें हमने मान लीजिए कितना मिलाया, 2 मिलीग्राम मिलाया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 3 मिलीग्राम मिलाया। यहां स्कंदन हो गया, राइट, मतलब स्कंदन हो गया। यहां स्कंदन नहीं हुआ, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहां इसकी स्वर्ण संख्या 3 है। अभी और प्रयोग करेंगे। इसमें मान लीजिए हम क्या किए, 2.2 मिलीग्राम हम यूज किए, यहां भी स्कंदन हो गया, यहां तो नहीं हुआ। और मान लीजिए यहां पे क्या है, 2.2 में क्या है, स्कंदन हो गया। अब मान लीजिए यहां पे हमने 2.3 मिलीग्राम यूज किया, बीच का भी यूज कर सकते हैं, और स्कंदन कह सकते हैं यहां पर नहीं हुआ। यानी यहां पे 2.3 मिलीग्राम क्या है, कम से कम मात्रा है, ये न्यूनतम मात्रा है। तो हम कहेंगे इसकी स्वर्ण संख्या कितनी है, 2.3 है। उससे ज्यादा अगर हम मिलाएंगे तब तो स्कंदन रोक ही देगा। शर्त यह है कि कम से कम मात्रा जो यूज हो रहा है उसको हम कह रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। तो यहां ए पदार्थ को ये मिला रहे हैं, इसमें हमने 2.2 मिलीग्राम मिलाया, इसमें 3 मिलीग्राम मिलाया। 2 मिलीग्राम में स्कंदन हो गया, 2.2 में भी स्कंदन हो गया, 3 में स्कंदन नहीं हुआ, और क्या कह सकते हैं 2.3 में भी स्कंदन नहीं हुआ। यानी 2.3 मिलीग्राम से कम मात्रा रहेगा तो स्कंदन हो जाएगा, और 2.3 मिलीग्राम से अधिक रहेगा तो स्कंदन रुक जाएगा। तो जो कम से कम मात्रा यहां कितना यूज होगा इसका, 2.3। तो हम कहेंगे इसका क्या स्वर्ण संख्या कितना है, तो 2.3 है। बस इसी को कहेंगे हम क्या, स्वर्ण संख्या। अब इस परिभाषा को बस वही समझना है दोस्तों। कह रहे मानक स्वर्ण विलयन के 10 मिलीलीटर में उपस्थित कैसा, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा, ये इसमें हम क्या करेंगे, जिसमें कह रहा है क्या कि इसमें 10% NaCl विलयन की क्या करेंगे, हम 1 मिलीग्राम मात्रा मिलाएंगे। यहां हमने मिलाया तो क्या हो गया, स्कंदन हो गया। यहां मिलाया तो स्कंदन नहीं हुआ, यहां मिलाया तो स्कंदन हो गया, और यहां मिलाया तो स्कंदन नहीं हुआ। यानी कम से कम मात्रा कितनी आवश्यकता हुई, 2.3 मिलीग्राम। तो हम कहेंगे कि जो ए पदार्थ है, जो भी पदार्थ होगा, इसकी स्वर्ण संख्या है, गोल्ड नंबर क्या है, 2.3 है। तो मेरे को लगता है दोस्तों परिभाषा पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि मानक स्वर्ण विलयन के 10 मिलीलीटर में उपस्थित रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा, जिसमें यदि हम 10% NaCl विलयन की 1 मिनट मात्रा मिला दे तो वह स्कंदन या अवक्षेपण को क्या करता है, रोक देता है। उस रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर कहलाता है। चलिए दोस्तों, कुछ पदार्थों को हम देखते हैं कि उसका स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर कितना होगा। जैसे अगर हम बात करें गोंद का, ध्यान रखिएगा, गोंद का अगर स्वर्ण संख्या देखें ना तो 0 पॉइंट क्या होता है, 15 से लगभग 0.25 होता है। मतलब इसकी क्या होगी, कितनी मात्रा हो सकती होगी, 0.15 मिलीग्राम से 0.25 मिलीग्राम होगी। अब इसी प्रकार अगर जिलेटिन की बात करें तो जिलेटिन के जो स्वर्ण संख्या होता है 0.0000 है ना, 5 से 0.01। सोच लीजिए इसकी मात्रा और कम,
यानी कह सकते हैं जिलेटिन की रक्षण शक्ति क्या है, ज्यादा है किसके अपेक्षा, गोंद का, क्योंकि इसकी कम मात्रा ही क्या है, रोक दे रहा है। तो जिग्मोंडी तो यही पता किया ना कि किसकी मात्रा अधिक चाहिए, किसकी मात्रा कम चाहिए। जिसकी मात्रा कम चाहिए मतलब उसमें रक्षण करने की शक्ति क्या है, अधिक है। इसी प्रकार देखा जाए एल्ब्यूमिन, अंडे की जो होती है क्या, एल्ब्यूमिन, इसकी अगर देखा जाए तो कितना होता है 0.15 से इसका भी लगभग होता है 0.25 तक गोल्ड नंबर होता है। ठीक है। इसी प्रकार स्टार्च की बात करें, किस स्टार्च की बात कर रहे हैं हम, आलू स्टार्च का। अगर आलू की स्टार्च की बात करें, ध्यान रखिएगा, तो इसकी लगभग होती है कितना 25, यानी इसकी 25 मिलीग्राम। इसकी रक्षण शक्ति क्या है, बहुत कम है, इनकी अपेक्षा इसकी रक्षण शक्ति बहुत कम है, मतलब 25 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पे कम से कम। तो हम कहेंगे इसकी स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर क्या है, तो लगभग 25 है। इसी प्रकार पदार्थ क्या है, डेक्स्ट्रीन, इसकी गोल्ड नंबर देखेंगे तो 6 से लगभग कितना होता है 20, 6 से कितना होता है 20। तो ये सारे क्या है, गोल्ड नंबर है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विभिन्न रक्षी कोलाइडों की रक्षण शक्ति अलग अलग होती है और इसकी तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक जिग्मोंडी ने क्या किया, एक नए संख्या का विकास किया जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। उम्मीद है दोस्तों स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पर चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पूरी तरह से पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। उम्मीद है आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे और आने वाले परीक्षाओं में क्या होगी, बेहतर तैयारी कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों गुड बाय, ओके, थैंक यू।